किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। न एलन मस्क ने, न वॉल स्ट्रीट ने, न ही खरबों डॉलर के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने। लेकिन होंडा की गुप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में कहीं गहरे में यह बस हो गया। कुछ ऐसा जो लीक नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसा जो रातों रात इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व की नींव ही मिटा सकता था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई दिखावटी खुलासा नहीं। जापान के तोचिगी में बंद दरवाजों के पीछे बस एक शांत प्रदर्शन, एक ही प्रोटोटाइप। न पूरी तरह इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, न प्लग इन चार्जिंग, न रेंज की चिंता, बस एक स्व उत्पादक हाइब्रिड सिस्टम। और 48 घंटों के भीतर शॉक वेव शुरू हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक वाहनों के शेयरों का मूल्य 17 अरब डॉलर खत्म। टेस्ला लड़खड़ा गई, रिवियन डूब गया, पैनासोनिक लाल हो गया, क्योंकि होंडा के सीईओ ने जो कथित तौर पर अनावरण किया है वह सिर्फ एक नया इंजन नहीं है। यह इलेक्ट्रिक क्रांति की नींव पर खड़ी हर चीज के लिए एक सीधा खतरा है। न कोई सुपरचार्जर, न ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता, न ही कोई दुर्लभ मृदा धातु। बस एक हल्की उच्च कुशल हाइब्रिड इकाई जो चलते चलते खुद चार्ज हो जाती है। कोई रेंज सीमा नहीं, कोई लिथियम खदानें नहीं, कोई अतिभारित पावर ग्रिड नहीं। बस एक बंद लूप प्रणाली जो हर नियम को नए सिरे से लिखती है। कमरे के अंदर मौजूद सूत्रों ने इस पल को अवास्तविक बताया। एक अधिकारी स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे ने दशकों के प्रोटोकॉल को तोड़कर तालियां बजाईं, लगातार 6 मिनट तक। और जापान के जाने माने उदासीन बोर्डरूम के लिए यह कोई उत्साह की बात नहीं है। यह एक भूचाल जैसी घटना है, क्योंकि अगर यह तकनीक असली है और शुरुआती लीक यही कहते हैं, तो भविष्य बैटरियों का नहीं बल्कि हाइब्रिड ऑटोनॉमी का है। तो इससे पहले कि यह दब जाए, इससे पहले कि लॉबिस्ट इसे बंद करने के लिए हाथापाई करें, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह इलेक्ट्रिक कारों के अंत की शुरुआत हो सकता है। हाइब्रिड कारों के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे उसे भूल जाइए। यह इनसाइट 2 नहीं है। उस कार में 2 मोटर, एक छोटी बैटरी और बुनियादी रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता था। हाँ, यह कुशल था, लेकिन पुराने आर्किटेक्चर की वजह से सीमित था। यह नया इंजन वैसा नहीं है। यह सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कंबशन है। होंडा ने एक क्लोज्ड लूप हाइब्रिड इंजन बनाने का तरीका खोज निकाला है, जो बिना प्लग इन किए ही उच्च दक्षता वाले दहन के जरिए अपनी बिजली खुद पैदा करता है। नतीजा एक तेज उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइव ट्रेन जो लंबी रेंज, तुरंत टॉर्क देता है और चार्जिंग स्टेशनों पर निर्भरता नहीं रखता। लेकिन असली क्रांतिकारी पहलू यही है, इंजन बाहरी चार्जिंग पर निर्भर नहीं करता, यह उसे खत्म कर देता है। एक मालिकाना बहुचरण ऊर्जा कन्वर्टर और एक दोहरे मोड थर्मल इलेक्ट्रिक फीडबैक सिस्टम का उपयोग करके वाहन अतिरिक्त इंजन ताप और गतिज ऊर्जा को वास्तविक समय में उपयोगी विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। जी हां, गाड़ी चलाते समय आप इसमें सामान्य पेट्रोल भरते हैं और हाइब्रिड सिस्टम उस ऊर्जा को रिसाइकल और बढ़ाता है जो आमतौर पर गर्मी और घर्षण में नष्ट हो जाती है। यह कितना कुशल है, लगभग 5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर और इलेक्ट्रिक असिस्ट के साथ ईंधन की खपत 40% से ज्यादा कम हो जाती है। रेंज की चिंता नहीं, बिजली ग्रिड पर ज्यादा बोझ नहीं, लिथियम पर निर्भरता नहीं, बस शुद्ध यांत्रिक विद्युतीय तालमेल। और हां, होंडा का कहना है कि यह रेगिस्तानी राजमार्गों से लेकर शून्य से नीचे के तापमान वाली पहाड़ी सड़कों तक विषम जलवायु में भी काम करता है। तेज चार्जर या स्मार्ट होम यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप इसे बिना प्लग इन किए महाद्वीपों के पार चला सकते हैं। तो फिर हमने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सुना? क्योंकि यह इंजन नया नहीं है। दरअसल होंडा ने इसे 17 साल पहले प्रोजेक्ट एचएक्स प्राइम नामक एक बेहद गोपनीय कार्यक्रम के तहत बनाना शुरू किया था। यह विचार 2008 में तब आया जब दुनिया का ध्यान लिथियम आयन इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा था। होंडा पहले से ही हाइब्रिड सिस्टम में अग्रणी थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो दूसरों से छूट गई थी। वह थी पूर्ण विद्युतीकरण के कारण आने वाले बुनियादी ढांचे की कमी। इसलिए उन्होंने चुपचाप अगली पीढ़ी के हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया, जो सुपरचार्जर खनन या विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर न हो। 2012 तक प्रोजेक्ट एचएक्स प्राइम के प्रोटोटाइप काम कर रहे थे, लेकिन अचानक यह गायब हो गया। कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं,
कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई लीक नहीं, बस सन्नाटा। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि तकनीकी खराबी ने इसे खत्म नहीं किया। यह दबाव था तेल कंपनियों, इलेक्ट्रिक वाहन लॉबिस्टों और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी वाहन निर्माताओं ने भी बैटरी तकनीक में भारी निवेश किया था। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप गति पकड़ रहे थे और इस तरह की हाइब्रिड सफलता ने कई आपूर्ति अनुबंधों और नियामक सौदों को खतरे में डाल दिया होता। इसलिए होंडा ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंजीनियरों को फिर से नियुक्त किया गया, जिनमें से कई को राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वीकार्य क्लैरिटी फ्यूल सेल परियोजना में लगाया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा प्रबंधनीय, नियंत्रित करने में आसान और नियंत्रण में आसान माना गया। लेकिन दुनिया बदल गई। 2024 तक सुर्खियां इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में आग लगने की घटनाओं से भरी थीं। चार्जिंग की मांग के कारण पावर ग्रिड ठप हो गए। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में लिथियम खनन घोटाले सामने आए और अचानक होंडा के बोर्ड को एक ऐसा अवसर दिखाई दिया जो उन्होंने एक दशक में नहीं देखा था। प्रोजेक्ट एचएक्स प्राइम को 2025 की शुरुआत में पुनर्जीवित किया गया और इस बार वे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहे थे। उन्होंने टोचिगी प्रांत में एक तापमान नियंत्रित तिजोरी में बंद 3 वाहनों के प्रोटोटाइप खोद निकाले। आधुनिक पुर्जों से सुसज्जित नया परीक्षण स्थल 5 महीनों के भीतर सड़क पर आ गया और इसने जो परिणाम दिखाए उससे इसे बनाने वाले इंजीनियर भी हैरान रह गए। यह वाहन 0 से 60 किमी घंटा की रफ्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेता है, जो सिविक ई शेव से भी तेज और कई इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर है। इसकी अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटा है और चढ़ाई पर टॉर्क में कोई कमी नहीं आती। ईंधन दक्षता एक ही टैंक पर 760 किमी की अद्भुत यात्रा बिना किसी बाहरी चार्जिंग प्लग इन पोर्ट और ग्रिड पर निर्भरता के। और ईंधन भरने की प्रक्रिया कोई हाई वोल्टेज चार्जर नहीं, कोई रेंज कैलकुलेटर नहीं, बस एक छोटा सा पंप स्टॉप 3 मिनट से भी कम समय में। इलेक्ट्रिक वाहनों के उलट आपको रिचार्ज के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। रेंज की कोई चिंता नहीं, समय के साथ बैटरी में कोई गिरावट नहीं आती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसका रखरखाव गैसोलीन इंजन की तुलना में ज्यादा आसान है। होंडा के इंजीनियरों का दावा है कि इसकी टूट फूट की दर तुलनात्मक दहन इंजनों की तुलना में 42% कम है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड इंजन ठंडा और स्वच्छ चलता है और सटीक रूप से ट्यून किए गए आंतरिक फीडबैक सिस्टम के जरिए ऊर्जा का पुनर्जनन करता है। इसमें कोई निरंतर डीप साइक्लिंग नहीं होती, कोई लिथियम स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं होता और न ही अतिशुद्ध बैटरी केमिस्ट्री पर कोई निर्भरता होती है। 2000 के दशक में एक दबी हुई विज्ञान परियोजना के रूप में शुरू हुआ। यह इंजन अब इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा अस्तित्वगत खतरा बन सकता है और आगे जो होगा वह दुनिया के हर कार निर्माता, हर खनन कंपनी, हर बैटरी स्टार्टअप को झकझोर सकता है, क्योंकि जैसे ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा सब कुछ बदल जाएगा। और अभी तक होंडा ने कई उत्पादन तैयार वेरिएंट पर अपरचबाचेतई आंतरिक परीक्षण शुरू कर दिया है। होंडा ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में जो भूचाल मचाया उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, टेस्ला भी नहीं, क्योंकि अगर इस इंजन में जो है वो असली है तो पूरी इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला, जो $1 ट्रिलियन से ज्यादा के उद्योग की जीवन रेखा है, एक खामोश अदृश्य सुनामी की चपेट में आ गई। टेस्ला के गीगा नेवादा में चुपचाप दहशत फैल गई। बैटरी मॉड्यूल, जिन्हें कभी टिकाऊ परिवहन का मूल माना जाता था, अचानक अप्रचलित हो गए। लिथियम अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। कोबाल्ट और निकल अप्रासंगिक। कंसास में $4 अरब का पैनासोनिक बैटरी प्लांट फंसी हुई पूंजी का एक टाइम बम। ल्यूसिड रिवियन और यहां तक कि जीएम जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों को कथित तौर पर प्रोटोटाइप लीक के 24 घंटे से भी कम समय बाद बंद कमरे में बैठकों के लिए बुलाया गया था। हर बोर्डरूम में एक ही तरह की फुसफुसाहट थी। अगर यह हाइब्रिड इंजन असली है तो बस काम हो गया। बात सिर्फ सामग्री की नहीं थी, बुनियादी ढांचा ही इसका कारण था। पूरे अमेरिका में हजारों चार्जिंग स्टेशन, पूरा सुपरचार्जर नेटवर्क अनावश्यक हो गया। रीसाइक्लिंग स्टार्टअप जो अपना भविष्य मृत लिथियम सेल्स पर दाम लगा रहे थे, पहले ही कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहे थे। उन्होंने दीवार पर लिखी इबारत समझ ली, आप उस चीज को रिसाइकल नहीं करते
जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। और जैसे ही उद्योग जगत ने तकनीकी भूचाल को समझना शुरू किया, आंकड़े धीरे धीरे आने लगे। यह कोई विज्ञान कथा वाला प्रोटोटाइप नहीं था जिसके लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और ग्राफीन बैटरियों की जरूरत होती। इंजन की कुल लागत $1,320, एक मानक इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइव ट्रेन की लागत का 1/3 से भी कम। कोई विशाल बैटरी पैक नहीं, कोई हाई वोल्टेज इन्वर्टर नहीं, बस एक कॉम्पैक्ट ICE हाइब्रिड कॉम्बो, एक अति कुशल पुनर्योजी कोर और एक लंच बॉक्स के आकार का सुपर कैपेसिटर सिस्टम। परिचालन लागत चौंका देने वाला 0.8 सेंट प्रति मील। यह कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। इसकी तुलना ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3.2 सेंट प्रति मील से करें, जो पहले से ही पेट्रोल से कहीं ज्यादा सस्ते हैं। और अर्थव्यवस्था तो मानो परमाणु बम की तरह फैल गई है। पूरे वाहन उत्पादन और ऊर्जा स्रोतों को ध्यान में रखते हुए भी इस हाइब्रिड कार का जीवन काल उत्सर्जन निर्माण सहित सबसे पर्यावरण अनुकूल टेस्ला से 78% कम रहा। और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, 1.4 वर्ष। एक औसत उपयोगकर्ता ईंधन की बचत के जरिए इतनी जल्दी पूरा प्रीमियम वसूल कर लेगा। उसके बाद यह लगभग मुफ्त परिवहन है अनिश्चित काल के लिए। तो इस चीज के अंदर किस तरह का जादू छिपा है? इसके मूल में एक ऐसी चीज है जिसे इंजीनियर कभी असंभव कहते थे, एक थर्मल रीजेनरेटिव पीएजो इलेक्ट्रिक ड्राइव। उच्च आवृत्ति वाले यांत्रिक कंपनों और निकास ऊष्मा पुनःग्रहण का उपयोग करते हुए यह वाहन के संचालन के दौरान निरंतर ऊर्जा उत्पन्न और संग्रहित करता रहता है। कोई प्लग इन नहीं, कोई बाहरी इनपुट नहीं, संग्रहित नहीं, ग्रिड फेड नहीं, आउटेज के प्रति संवेदनशील नहीं। दहन इंजन अधिकतम दक्षता पर चलता है, जबकि सिस्टम गति ऊष्मा और दाब को एकत्रित करके एक सघन सुपर कैपेसिटर सरणी को ऊर्जा प्रदान करता है, जो धारा को स्थिर करता है और सभी ऑनबोर्ड सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है। कोल्ड स्टार्ट 0 से 22 डिग्री सेल्सियस नीचे पर सत्यापित, यानी यह सर्दियों में भी काम करता है। उत्सर्जन प्रयोगशाला में सत्यापित वाष्प की मात्रा लगभग 0 CO2। उत्सर्जन कोई बैटरी अपशिष्ट नहीं, बस गर्म हवा और ठंडी सुबहों में टेल पाइप से निकलने वाली भाप के कुछ झोंके, बस इतना ही। और शायद सबसे जरूरी बात, इसमें कोई प्लग नहीं है, कोई चार्जर नहीं है, कोई लिथियम पर निर्भरता नहीं है। इंजन चलते समय ऊर्जा उत्पन्न करता है, संग्रहित करता है और पुनर्चक्रित करता है, एक पोर्टेबल ऊर्जा लूप की तरह, जो गति को ही प्रणोदन में बदल देता है। तो फिर दुनिया खुश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ बहुत ताकतवर लोग गुस्से में हैं। लीक के 48 घंटों के भीतर यूरोपीय संघ के नियामकों ने कथित तौर पर सभी हाइब्रिड दक्षता मानकों और सिंथेटिक दहन वर्गीकरणों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक निर्देश जारी किया। अनुवाद, इसे बदनाम करने का कोई रास्ता ढूंढो। टेक्सास के तेल लॉबिस्ट ड्रिलिंग पाइपलाइन या बिजली के बुनियादी ढांचे से जुड़ी इस सफलता से अचंभित होकर इस घोषणा को एक PR स्टंट बता रहे हैं, जबकि वे निजी तौर पर आपातकालीन ईंधन कर सुरक्षा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। एक अमेरिकी सीनेटर ने कथित तौर पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था जिसमें गैर मानक वाहन प्रणोदन के लिए तापीय ऊर्जा उत्पादन कर, यानी इंजन दक्षता पर कर लगाने का प्रस्ताव था। आप इसे गढ़ नहीं सकते। चीन में ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास विभागों ने विश्वविद्यालयों के डेटाबेस से क्लैरिटी हाइब्रिड के पुराने ब्लूप्रिंट निकालना शुरू कर दिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। जापान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय को कथित तौर पर चेतावनी दी गई है कि बौद्धिक चोरी अब अपरिहार्य है। जैसे ही यह खबर फैली, टेस्ला ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए साइबर ट्रक ड्राइव ट्रेन के सभी अपग्रेड को रोक दिया। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्क खुद इलेक्ट्रिक इनोवेशन के एक और दौर को शुरू करने से पहले हाइब्रिड सिस्टम को समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसका 60% भी सच है तो यह सब कुछ बदल देता है। होंडा सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए ही खतरा नहीं है, यह ऊर्जा अर्थव्यवस्था की भू राजनीतिक बुनियाद को भी खतरे में डाल रहा है। न लिथियम, न रेयर अर्थ, न ग्रिड पर निर्भरता, बस उच्च दक्षता वाली क्लोज्ड लूप हाइब्रिड ऊर्जा। यह एक ही वाक्य सभी उद्योगों
महाद्वीपों और विचारधाराओं में खलबली मचाने के लिए काफी है, क्योंकि यह केंद्रीकृत नहीं है, इस पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। इसे बिजली कटौती या वैश्विक खनन बाधाओं से बाधित नहीं किया जा सकता। और जब तकनीक स्वतंत्र प्रणोदन को भविष्य का ईंधन स्रोत बनाती है, तो आप न केवल ऊर्जा को बाधित करते हैं, बल्कि सभ्यता का पुनर्निर्माण भी करते हैं। और असली लड़ाई वह तो अभी शुरू ही हुई है। पहली मार पैसा, वित्तीय भूचाल सिलिकॉन वैली तक ही सीमित नहीं रहा। होंडा का राज उजागर होने के कुछ ही घंटों बाद तेल बाजारों में भारी गिरावट आई। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रभुत्व का मुकुटमणि सऊदी अरामको एक ही कारोबारी दिन में अपने बाजार पूंजीकरण में 41 अरब डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह कोई गिरावट नहीं है, यह एक टूटन है। दुनिया भर में नॉर्वे के खरबों डॉलर के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अपने आक्रामक लिथियम खनन निवेश पर ब्रेक लगा दिया है। वर्षों से वे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस पर भरोसा कर रहे थे। रातों रात उनकी क्रिस्टल बॉल टूट गई। मीडिया में खबर फैलने से पहले ही उन्होंने लिथियम स्टार्टअप्स में अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। इस बीच भारत ने चुपचाप लेकिन जानबूझकर 2026 तक हाइब्रिड इंजन निर्माण केंद्र बनने में रुचि दिखानी शुरू कर दी। लीक हुए मीटिंग मेमो से पता चलता है कि लीक के बमुश्किल 48 घंटे बाद ही शीर्ष अधिकारियों ने होंडा के एशिया प्रशांत विभाग के साथ बैठक की, जिसमें ग्रामीण ईंधन अनुकूलन और हिमालय में सैन्य अनुकूलन पर चर्चा हुई। मुद्रास्फीति की मार झेल रहे जापानी येन में फिर से जान आ गई। होंडा के शेयर एक ही कारोबारी सत्र में 18.4% उछल गए, जो कंपनी के आधुनिक इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी। और एक ऐसे मोड़ पर जिसकी किसी विश्लेषक ने कल्पना भी नहीं की थी, रूस भी इस चर्चा में शामिल हो गया। क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों ने कथित तौर पर इस इंजन को टैंकों, लॉजिस्टिक्स ट्रकों और यहां तक कि पनडुब्बी ड्रोन प्रोटोटाइप में इस्तेमाल के लिए अनुकूलित करने के एक त्वरित कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी। लेकिन जैसे ही दुनिया इस बारे में जानने के लिए दौड़ी, और भी राज लीक हो गए। और इस बार यह होंडा की तरफ से नहीं था। जून की शुरुआत में अज्ञात इंजीनियरों ने, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे एक बर्खास्त उपठेकेदार टीम का हिस्सा हैं, एक व्हिसल ब्लोअर फोरम पर थर्मल रीजेनरेटिव हाइब्रिड कैपेसिटर एरे का पूरा खाका पोस्ट किया। कुछ ही घंटों में दस्तावेजों को 40 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। जापान के पेटेंट कार्यालय ने पुष्टिपुटिशिपो को कि इस तकनीक को 2023 में कुछ समय के लिए पंजीकृत किया गया था और फिर रहस्यमय तरीके से वापस ले लिया गया। यह संदेह बढ़ता गया कि होंडा को अब तक चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। तोचिगी और हमामात्सु के अनुसंधान प्रभागों के आंतरिक झापनों से और भी ज्यादा दुस्साहसिक बात सामने आई। होंडा ने पहले ही 3 महाद्वीपों में डमी कंपनियों के तहत 10 परीक्षण बेड़े तैनात कर दिए थे। एक प्रोटोटाइप का ग्रामीण केन्या में क्षेत्रीय परीक्षण किया गया। कीचड़ भरी सड़कें, अत्यधिक गर्मी, ऊंचाई में बदलाव, नतीजा प्रदर्शन में शून्य गिरावट। दरअसल नई प्रयोगशाला रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि सुरंगों या भूमिगत गैरेज जैसे सीलबंद वातावरण में भी हाइब्रिड सिस्टम का उत्सर्जन विषाक्त नहीं रहा। बस भाप और ऊष्मा का हल्का सा अंश, कोई CO2 नहीं, कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, कोई कालिख नहीं, अवशिष्ट हाइड्रोकार्बन तक नहीं। यह इतना साफ था कि लैब परीक्षकों ने लगभग शून्य उत्सर्जन की सूचना दी। न तो आपको कोई गंध आती, न ही कुछ दिखाई देता। लेकिन सब कुछ सही नहीं है और अब सिस्टम में खतरे के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पानी नहीं, बल्कि तापीय दक्षता अब नया तेल है। कैलिफोर्निया या उप सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे ऊर्जा की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों को नई भू राजनीतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अतिकुशल ईंधन और सामग्रियों की स्थानीय मांग उन आपूर्ति श्रृंखलाओं से आगे निकल सकती है जो इस प्रकार की वितरित ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए नहीं बनी है। हम एक ऐसे अनछुए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां राष्ट्र आपस में टकरा सकते हैं, बिजली ग्रिड को लेकर नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के ड्राइव ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करने के मुद्दे पर। बात यहीं खत्म नहीं होती। इंजन के कोर सिस्टम के लिए संक्षारण रोधी मिश्र धातुओं और विशेष
पीजो इलेक्ट्रिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिससे शुरुआती निर्माण लागत अनुमानित 15% बढ़ जाती है। इस्तेमाल की जाने वाली कुछ धातुएं दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन वे विशिष्ट हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार नहीं है। बीमा एजेंसियों का कथित तौर पर उलझन में है। एक सूत्र का दावा है कि बीमाकर्ता इंजन को ईवी, आईसी या हाइब्रिड श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं कर सकते। यह एक ऐसा नियामक क्षेत्र है जहां नियामकों का कोई नियंत्रण नहीं है। नगरपालिका, सरकारें मौजूदा परिवहन ढांचे को अस्थिर होने से बचाने के लिए ईंधन वितरण क्रेडिट पर सीमाएं लगा सकती हैं या तापीय दक्षता सीमाएं लागू कर सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, चार्जर सबस्टेशन और बैटरी बैकअप जैसी सुविधाएं हमेशा के लिए रुक सकती हैं। ऐसे पावर ट्रेन के लिए निर्माण क्यों करें जो अभी अभी हाइब्रिड रेजोनेंस और हीट रिक्लेमेशन के कारण पिछड़ गया है? तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है, दरअसल यह अभी शुरू ही हुआ है। उम्मीद है कि होंडा अगले टोक्यो ऑटो शो में हाइब्रिड इंजन को पूरी तरह से सार्वजनिक करेगी, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे पैमाने पर उत्पादन की समय सीमा के साथ। शुरुआती रोल आउट मॉडल सबसे पहले एशिया और मध्य पूर्व में दिखाई दे सकते हैं, जहां बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देरी हुई। अब यह देरी भविष्य सूचक लग रही है। और एलन मस्क का क्या अभी तक तो चुप्पी है? कोई ट्वीट नहीं, कोई मीम नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जिस व्यक्ति ने डॉग कॉइन से लेकर डीप स्टेट षड्यंत्रों तक दुनिया की हर घटना पर टिप्पणी की है, उसने उस इंजन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जो टेस्ला के पूरे मिशन को बेकार कर सकता है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि साइबर ट्रक के उत्पादन उन्नयन को समीक्षा के लिए चुपचाप रोक दिया गया है, लेकिन अन्य वाहन निर्माता इंतजार नहीं कर रहे हैं। डेट्रॉइट और सियोल से लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि आपातकालीन बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी हैं और कुछ कंपनियां अगली पीढ़ी के हाइब्रिड प्रोपल्शन की ओर बढ़ने के लिए सरकारी सहायता की मांग कर रही हैं। जहां तक होंडा की बात है, वे अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जापानी अर्थव्यवस्था मंत्रालय को चुपचाप एक रोड मैप सौंप दिया गया था। लक्ष्य 2027 तक हर साल 10 लाख हाइब्रिड इंजन। यह सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का अंत नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। यह पूरे वैश्विक ऑटो उद्योग के लिए एक रीसेट बटन है। कमा आता है। डेट्रॉइट से दुबई तक चार्जिंग केबल से लेकर कोबाल्ट खदानों तक सब कुछ अब खतरे में है। यह क्रांति टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी। यह एक चाबी घुमाने और एक पुनर्योजी हाइब्रिड इंजन की ध्वनि से शुरू होगी। अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आप आगे आने वाली चीजों को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब करें और आने वाले झटकों से आगे रहें।